क्या सच में जो इंसान हमेशा अच्छे होने का दिखावा करता है, वो अंदर से उतना ही करप्ट होता है? जो जितना संत बनने का दिखावा करता है या जो जितना संत बनता है, जितना अच्छा बनता है या जितना धार्मिक बनता है, सच में वो अंदर से बहुत ज़्यादा करप्ट होता है? या कलयुग में जो नैतिकता और धर्म और अच्छे पाठ पढ़ाने वालों के ऊपर जो आरोप हमेशा लगते हैं कि वो लालची होता है या ढोंगी होने का आरोप हमेशा लगते आता है। क्या सच में वो ऐसा कुछ होता है? क्योंकि अभी जो खबर सामने आ रही है, उसे सुनकर कुछ ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के युवा आईएएस अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन अभी एक गंभीर आरोप के सवालों के घेरे में है। जी हाँ, सही सुना आपने, डॉक्टर नागार्जुन। वो नागार्जुन जो लाखों एस्पिरेंट्स के आइडियल हुआ करते थे या होते हैं। वो नागार्जुन जिन्होंने साल 2016 में एमबीबीएस की परीक्षा पास की, एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, डॉक्टरी करने के साथ-साथ आईएएस अधिकारी बने, यूपीएससी की तैयारी की, बिना कोचिंग के सहारे यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक की। वो जिन्होंने अपने सेल्फ स्टडी, अपने इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि के बलबूते एक भारत की सबसे बड़ी परीक्षा को पास किया। वो नागार्जुन सर जिन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया या समाज में एक मिसाल के रूप में पेश किया, जिन्होंने एक एथिक्स के ऊपर एक किताब भी लिखी। वो आईएएस अधिकारी जो अपने बैच की सृष्टि देशमुख के साथ शादी की, वो भी फ़िल्मी अंदाज में। माहौल बना, मीडिया में नाम हुआ, कहानियाँ बनी, मॉरल बने, किसी के लिए मॉरल स्टोरी बने, तो किसी के लिए इंस्पिरेशन बने। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, तो वो सर के जैसा बनना चाहते हैं। वैसे लोग जो अपने जीवन में यूपीएससी या फिर आईएएस बनना चाहते हैं, वो उनको अपना आइडियल या उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, वो काफ़ी गंभीर आरोप लग रहा है। दरअसल एक कंपनी है और जिसके ऊपर 51 करोड़ का जुर्माना लगा था। लगभग 51 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना लगा था और उस जुर्माने को 4032 रुपए में बदल दिया गया। जी हाँ, सही सुना आपने, 4032 रुपए। और इस काम को करने के लिए डॉक्टर नागार्जुन सर के ऊपर 10 करोड़ का रिश्वत लेने का आरोप लगा है। हालाँकि ये आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ, ये अभी जाँच का विषय है, लेकिन बात सवाल यही उठता है कि आरोप लगा है। और अगर ये आरोप सिद्ध होता है, ये आरोप सच सिद्ध होता है, तो सच में वो कलयुग वाली बात बिल्कुल सच हो जाएगी। लाखों स्टूडेंट्स जिनके इंस्पिरेशन थे वो अब हिपोक्रेसी के पराकाष्ठा वाले एक उदाहरण बन जाएँगे। जो व्यक्ति अपने आप में आइडियल हुआ करता था किसी लाखों छात्रों का, जो व्यक्ति अपने आप में उदाहरण हुआ करता था कड़ी मेहनत का, जो जिनसे लाखों छात्र यूपीएससी जैसे परीक्षा में बैठने के लिए इंस्पायर हुआ करते थे, वो व्यक्ति अब हिपोक्रेसी की प्रकाष्ठा का उदाहरण बन जाता है। बात जरा-सा इतनी है कि मध्य प्रदेश के हरदा जिले में इंदौर-बैतूल हाईवे को 4 लेन बनाने का काम चल रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था। उस कंपनी को मिला था ये काम और जिस कंपनी ने मिट्टी और मुरम निकालने की अनुमति प्राप्त की थी। लेकिन उसी कंपनी ने लगभग 19 अलग-अलग जगह पर अवैध तरीके से खनन किया और मिट्टी निकाली। लगभग 34,459 घन मिट्टी निकल चुकी थी, खोदी जा चुकी थी, वो अवैध तरीके से बिना परमिशन के। जिसके चलते आस-पास के इलाके खाई में तब्दील हो गए, खाई जैसा माहौल बन गया। ग्रामीणों की ज़मीनें बर्बाद हो गई, साथ ही उसकी सरकारी ज़मीनें भी खराब हो गई और आस-पास के आदिवासी वाले घरों में जहाँ पे आदिवासी रहते थे, आदिवासी क्षेत्र पर पूरी तरह से पानी भर गया और ऐसी तमाम समस्याएँ सामने आने लगी, जिसके चलते ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश जगा। वैसे अवैध खनन, जंगल कटाव, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना, ये सभी कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में या किसी भी देश में, किसी भी राज्य में इस तरह का अवैध कारोबार कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इसके पीछे ग्रामीणों की काफ़ी ज़्यादा विरोध था। ग्रामीणों का बहुत ज़्यादा विरोध था। ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ
गुस्सा दिखाते हुए 45 दिनों तक, जी हाँ दोस्तों, लगभग 45 दिनों तक एक अनशन किया और धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया और इसी बीच एक वकील साहब ने ये भी कहा कि इस कंपनी के ऊपर और भी 50 से अधिक इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, जिसके ऊपर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। एक वकील का ये मानना था कि इस कंपनी ने काफ़ी अ, अवैध तरीके से इस प्रकार का काफ़ी खनन पहले भी कर चुका है, जिसकी शिकायतों की कोई सीमा नहीं, कोई शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन इस बार आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ा और बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर देने के बाद गाँव के तहसीलदार ने एक साइट पर गया, उस साइट पर गए और वहाँ पर एक हल्की-फुल्की रिपोर्ट तैयार की। हल्की-फुल्की का मतलब है एक साधारण रिपोर्ट, एक हल्का रिपोर्ट, जिसमें ना कोई वीडियोग्राफी हुई, ना कोई फोटोग्राफी हुई, सिर्फ़ और सिर्फ़ गवाह के सबूतों के ऊपर ये आरोप को गलत साबित करने का प्रयास किया गया। जिससे या फिर ये कह सकते हैं कि जिससे सिर्फ़ अवैध खनन का ही मामला सामने आया। अवैध खनन का मामला ही सिद्ध हो पाया। इसके बाद फिर खनिज विभाग ने जाँच की और साल 2023 में एडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उस वक़्त वहाँ के एडीएम जो थे, उनका नाम प्रवीण फुलपगारे था, जिन्होंने कंपनी के ऊपर 51 करोड़ 67 लाख का जुर्माना लगाया। 25 करोड़ 83 लाख लगभग अवैध खनन के लिए और उतना ही रकम 25 करोड़ 84 लाख पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए। लेकिन कंपनी ने पैसा ना चुकाकर फिर से अपील जारी की और सिस्टम का फ़ायदा उठाया। लूपहोल्स के ज़रिए तारीख पे तारीख बढ़ती गई, सुनवाई पे सुनवाई होती गई और फिर साल 2025 का आया। वो 2025 का साल जब वहाँ के एडीएम बने डॉक्टर नागार्जुन। डॉक्टर नागार्जुन हरदा के नए एडीएम बने और यहीं से मामला पूरी तरह से बदल गया। जो जुर्माना 51 करोड़ का था, वो 4000 रुपए में सिमट गया। लोकल न्यूज़पेपर की अगर बात माने तो किसी-किसी में 432 रुपए भी लिखा हुआ था। लेकिन एक्चुअली में 4032 रुपए वो जुर्माना जो 51 करोड़ का था। लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर सरकारी पैसा इतना कम कैसे हो गया? सरकारी मामला जो कि सरकारी पैसा कभी सरकारी जुर्माना कभी कम नहीं होता है, वो अचानक से इतना कम कैसे हो गया? और उन्होंने अपने जाँच में ये भी दावा किया कि खनिज पदार्थ जो विभाग था, उनसे गलतियाँ हुई, जिसके चलते कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि खनिज खनन के जगह पर जहाँ खनन का जो साइट था, वहाँ पर और भी दूसरे कंपनीज़ या दूसरे मालिकों ने मिट्टी खनन करने के लिए या मुरम खनन खनन करने के लिए अनुमति ले रखी थी। जिसके चलते असली आरोपी या असली जो मैटर था वो सिद्ध नहीं हो पाया, जिसके चलते फैसले को बदला गया। और सारा दोष कंपनी का नहीं है। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि खनिज विभाग की गलती के चलते कोई भी असली गलती जिसकी थी, वो आरोपी नहीं पकड़ा गया। मतलब कौन-सी कंपनी ने ज़्यादा खनन किया, कौन-सी कंपनी ने अवैध खनन किया, ये बात खनिज विभाग की गलती के चलते सिद्ध नहीं हो पाया और 51 करोड़ का जुर्माना मात्र 4000 रुपए जुर्माना बनकर रह गया। और उन्होंने तर्क दिया कि खनिज विभाग की लापरवाही और बेवजह, बेबुनियाद इल्ज़ाम के चलते इस जुर्माने को कम किया गया और उसके बाद लोगों के मन में ये सवाल आए कि सरकारी जुर्माना कैसे अचानक से कम हो जाता है? इतना कम सरकारी जुर्माना हो ही नहीं सकता। और सोचिए ज़रा कि एक भ्रष्टाचार पहले भ्रष्टाचार होता है और फिर उस भ्रष्टाचार को कवर करने के लिए एक और भ्रष्टाचार होता है। मतलब सोचिए लोग कितना दूर तक सोचते हैं या कितना ज़्यादा एक गलत काम को छुपाने के लिए कितना सारा गलत काम करना पड़ता है। पहले जो हुआ अवैध खनन, पर्यावरण का नुकसान, ये भी भ्रष्टाचार का ही हिस्सा है और उसके बाद उसी खनन के बाद जो जुर्माना लगा आरोपी के ऊपर उसको छुपाने के लिए, उसको कम करने के लिए जो भी वारदात हुई या फिर जो भी आरोप लग रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार का ही एक हिस्सा है। लेकिन दोस्तों मामला इतना में ही सिमट कर नहीं रहा। लोगों के मन में जो सवाल बार-बार उठ रही थी कि 51 करोड़ सीधा 4000 में कैसे आ गए? लोकल न्यूज़पेपर, मीडिया सभी हावी हुए। वहाँ के लोकल जो ग्रामीण निवासी थे, उन्होंने शोर मचाया, जो शोर लगाया और वहाँ के एक गाँव के ही ग्रामीण आरटीआई एक्टिविस्ट जो थे, वहीं के लोकल ग्रामीण थे जो सोशल वर्कर भी हैं और सामाजिक कार्य में अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले आते हैं, जिन्होंने आरटीआई के ज़रिए भ्रष्टाचार और अवैध खनन के कई मामले को उजागर किया है। मध्य प्रदेश एक बहुत खनिज पदार्थ वाला राज्य है, हम सभी जानते हैं
और उस वैसे राज्य में इस तरह का, जैसे झारखंड में भी इस तरह का मामला सामने आते रहता है। तो वहाँ के एक सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने आरटीआई के ज़रिए ये जाँच बैठाई, ये जाँच की माँग की और नागार्जुन साहब के ऊपर ये आरोप लगाया कि अपने साथी के साथ मिलकर 10 करोड़ की रिश्वत उन्होंने ली है इस मुआवजे को कम करने के लिए। इस मुआवजे की रकम को नहीं के बराबर लगाने के लिए 10 करोड़ की अवैध तरीके से एक रिश्वत ली गई है। उन्होंने ये भी कहा, आरटीआई एक्टिविस्ट जो गाँव के ही थे, उन्होंने ये भी कहा कि नागार्जुन जी के ड्राइवर या खनिज विभाग कर्मचारी आरटीआई में पुष्टि भी किए हैं कि रिश्वत का लेन-देन उनके आँखों के सामने हुआ है। कंपनी ने अफसर को पैसा दिया ताकि जुर्माना कम हो सके और सर के ऊपर ये आरोप लगाया गया। लेकिन इस मामले में हरदा के पूर्व कलेक्टर की भी नाम सामने आई है। पूर्व कलेक्टर ऋषि गर्ग का भी नाम सामने आया है। लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी नागार्जुन सर ही है। अब जरा सोचिए, एथिक्स के ऊपर ऐसा ज्ञान देने वाले जो व्यक्ति एथिक्स के ऊपर बाकायदा एक किताब लिख चुके हैं, उनके ऊपर ऐसा गंभीर आरोप लगता है। हालाँकि ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। हमारे देश में ऐसे मामले बहुत आते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं, कोर्ट पर जाते हैं, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि जो डॉक्टर नागार्जुन सर हैं, वो कोई आम अफ़सर नहीं है, वो कोई साधारण अफ़सर नहीं है। यूपीएससी जैसे एस्पिरेंट्स के लाखों एस्पिरेंट्स की एक इंस्पिरेशन है, आइडल है। कर्नाटक के रहने वाले, जिन्होंने साल 2016 में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एमबीबीएस की परीक्षा पास की, एमबीबीएस की डिग्री ली, डॉक्टरी करते-करते बिना कोचिंग के सहारे अपने आप को यूपीएससी के ट्रैक पर लेगा, यूपीएससी की बिना कोचिंग की तैयारी की और ऑल इंडिया रैंक 418 प्राप्त किया। साल 2018 में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया बिना कोचिंग के सहारे। यही सबसे बड़ी उनकी जो क्वालिटी थी और उनको जो इंस्पिरेशन बनने में, लोगों का इंस्पिरेशन या लाखों स्टूडेंट्स उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था, वो एमबीबीएस की डिग्री के साथ-साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस के साथ-साथ यूपीएससी बिना कोचिंग का क्रैक करना, ये सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी थी। तो वैसे व्यक्ति के ऊपर जब इस तरह का सीरियस या संगीन आरोप लगता है, तो दुःख होता है। जो व्यक्ति उदाहरण बने समाज में, सोशल मीडिया में, इस यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के दिलों में, वो व्यक्ति के ऊपर ऐसा गंभीर आरोप, ऐसा संगीन आरोप, समाज को एक पूरी तरह से चोट पहुँचाता है। वैसे लोग जो उनको अपने आप में एक आइडियल मानते थे, उनको चोट पहुँचाता है। जो लोग उनके आइडियोलॉजी में चलना चाहते थे या चलते थे, उनको दुःख पहुँचाता है। और उसके साथ-साथ समाज में एक भय पैदा करता है, विश्वास के नज़रिए में एक भय पैदा करता है कि अब लोग किस पर विश्वास करें। जिन्होंने किताब लिख डाली, उनके ऊपर भी आरोप लगता है। हालाँकि मैं इस आरोप की निंदा नहीं करता हूँ, ना ही मैं इस आरोप को बढ़ावा देता हूँ। मैं बस बार-बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये आरोप अभी जाँच का विषय है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आरोप तो लगा है। लोगों के दिलों में ठेस तो आई है। लोगों के दिलों में विश्वास की कमी तो हुई है। और अब गंभीर आरोप के घेरे में उनकी किताब भी आती है। किताब से भी सवाल पूछा जाएगा। सवालों के घेरे में उनकी किताब भी आ रही है कि जो नैतिकता सिखा रहा था, उस पर रिश्वत का आरोप है। वैसे व्यक्ति, अगर ये आरोप सच सिद्ध हो गया, तो समाज के लिए बहुत ज़्यादा दुःख का विषय होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या डॉक्टर नागार्जुन सर के ऊपर जो आरोप लगा है, वो सच सिद्ध होगा? या डॉक्टर नागार्जुन सर जो लाखों स्टूडेंट्स के आइडियल थे, लाखों स्टूडेंट्स उनके जैसा बनना चाहते थे, उनके ऊपर क्या बीतेगी? आप अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। धन्यवाद।